तो आज का जो आपका आर्टिकल रहेगा वो रहेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। कल मैंने इसके बारे में बता दिया था आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, लेकिन फिर भी एक बच्चे का आया था मैसेज मेरे पास कि सर म्यूचुअल इंडक्टेंस को एक बार फिर दोबारा से करवा देना। तो करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को। म्यूचुअल जैसा कि नाम दे रखा है, म्यूचुअल में यहाँ पर एक से ज्यादा कोयल होगी, तो आप इसमें दो कोयल्स को लेंगे, टू कोयल्स आप इसके अंदर यूज करेंगे। कैसे? 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा हुआ था? इस तरह से आप कोयल बना लीजिए, इसको मान लीजिए आप प्राइमरी कोयल, 1 नाम दे दीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पर बैटरी लगा दीजिए, की लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। की को आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं इसको। दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव, पॉजिटिव से करंट जाता है, इस तरह से जाएगा। आप देख सकते हो इस फेस पर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। और ये कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। तो इस तरह से अगर ये साउथ और नॉर्थ बनते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड के अंदर से तो वैसे भी आपको पता है ये सोलेनोइड का काम करेगा, पैरेलल लाइंस होंगी ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? जनरेट करेगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को ये जनरेट करेगा। अब बात आ जाती है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में बिना टच करे आप दूसरी किसी कोयल में, ये यहां पर बना देता हूं मैं दूसरी कोयल, इस तरह से, लेकिन इसके अंदर बैटरी नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर। तो जैसे ही ये कोयल 2, जिसको आप बोलेंगे सेकेंडरी कोयल, सेकेंडरी कोयल 2 नाम दे दीजिए इसको। ये जब आप इसके पास लेकर आए हुए हैं और अब आप देखिए कि करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, वो इसके ऊपर पड़ रहा है, तो इसके अंदर फ्लक्स आ गया। लेकिन क्या वो फ्लक्स चेंज हो रहा है? आपका आंसर होगा नो, क्योंकि यहां पर अभी करंट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। अगर मैं करंट की वैल्यू को चेंज करता हूं, उससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। देखो, अगर करंट को चेंज किया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। ये चीज आपको बता दी थी पहले। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी, जो इसके अंदर से जा रहा है, वो फाई बना रहा है, लेकिन फाई चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा यहाँ, क्योंकि क्या है? करंट कांस्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट। तो मैं करंट को अब चेंज करूंगा, कांस्टेंट ना करके उसको क्या करूंगा? चेंज करूंगा। चेंज दो टाइप का होता है, या तो करंट को मैं कम करूंगा या ज्यादा करूंगा, या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज। ये डिक्रीज है। डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो ये सर्कल्स आपको दिख रहे हैं सोलेनोइड के, इसके अंदर से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये भी क्या होंगी? कम पास करेंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ज्यादा करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। और ये मैं कैसे कर रहा हूं? मैं यहाँ पर की को कभी ओपन कर रहा हूं, ओपन करते ही करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फिर मैं कर दूंगा इसको क्लोज्ड, कभी ओपन कभी क्लोज्ड, बाय रिमूविंग की और इंसर्टिंग की। रिमूव कर दिया, ओपन हो गया, इंसर्ट कर दिया, क्लोज हो गया। तो कभी करंट की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलने वाली है और कभी 0 यानी कि मिनिमम मिलने वाली है। करंट चेंज होगा तो क्या होगा? फील्ड भी देखो चेंज होगा, फ्लक्स भी चेंज होगा। और इन दोनों की वजह से ही फैराडे ने क्या बताया था? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। किसके अंदर? इसके अंदर, सेकेंडरी कोयल में, फर्स्ट की वजह से। और इसी ईएमएफ के इंड्यूस होने से इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस का। बट लेंजेस लॉ,
लेंजिस लॉ की हेल्प से जो यहाँ पर ये देखो साउथ बना, ये नॉर्थ बना, यहाँ पर जो भी पोलैरिटी बनेगी वो इसको अपोज करेगी। और ये क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ है, क्लॉक फेस रूल से आप देख सकते हो करंट ऐसे गया, नहीं तो थंब वगैरह वगैरह लगाकर इमेजिन कर सकते हो कि अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो ये कौन सा साउथ पोल बनेगा। ठीक है, उधर करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घूम रहा था तो देखो ये थंब जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में नॉर्थ बन जाता है। ठीक है, यहां से एंटर कर रहा है साउथ बन जाएगा, वहां से बाहर निकलेगा तो नॉर्थ बन जाएगा। लेकिन लेंजिस ने बताया था कि अपोज करेगी दूसरी कॉइल, तो अपोज करने के लिए अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, ये अपोज करेगा। और ये कौन सा बनेगा, साउथ पोल। ठीक है, जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आएगी, जो इसमें जैसे इसमें कौन सी करंट की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है करंट सर्किट में पॉजिटिव से निकल के, इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरह से, तो डायरेक्शन ऑफ करंट मिल जाएगी। यानी गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ होगा, इस तरह। तो ये था म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल 1 से कॉइल 2 पर, किस वजह से, फ्लक्स चेंज होने पर। इसी चीज को अगर मैं करंट को बढ़ाता हूँ, करंट को इंक्रीज करता हूँ तो फ्लक्स इंक्रीज होता है, करंट को डिक्रीज करता हूँ तो फ्लक्स डिक्रीज होता है। तो यहां से आप देख सकते हो phi is directly proportional to I, phi is directly proportional to I। लेकिन यहां पर फर्क है, देखो यहां पर जो फाई है, यहां पर भी एक फाई है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो, इधर करंट है I1, इस करंट को नाम ले लो I2। लेकिन I1 क्या है, जो आपने प्राइमरी कॉइल में करंट खुद ब खुद दिया अपने आप से, ये इंड्यूस्ड हुआ है। इस करंट से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास हो रहा है, किसमें से लाइनें पास हो रही है, दूसरी कॉइल में से, और दूसरी कॉइल में से पास हो रही है तो फ्लक्स वहां पर बन रहा है। ठीक है, इसकी वजह से दूसरे पर फ्लक्स बनना ही क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। फ्लक्स चेंज होना, फ्लक्स चेंज होकर करंट बनना, उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो जो ये फाई है ये तो बन गया phi1, लेकिन ये जो फाई होगा ये क्या होगा, phi2। इसमें आप देख सकते हो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ज्यादा है, उसमें उसके पास आएंगी तो ज्यादा हो जाएंगी, उसके दूर होंगी तो कम होंगी, तो phi2 क्या होगा, उसका चेंज होगा कंपैरेटिवली, इससे तो लो होगा। तो यहाँ पर जो ये करंट बढ़ाकर फाई की बात करी जा रही है, ये इसके लिए तो है ही ट्रू, साथ में दूसरी कॉइल के लिए भी है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्राइमरी कॉइल के करंट की सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स के साथ बात कर रहा हूँ, कि इसका करंट फ्लक्स उसका चेंज हो रहा है। जैसे जैसे इसको बढ़ाया जाएगा ये बढ़ेगा, मतलब इसमें करंट बढ़ाया जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, इसमें करंट कम करा जाएगा तो फ्लक्स कम होगा। और ड्यू टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, करंट आ जाएगा। अगर क्लोज लूप होगा तो करंट आ जाएगा, क्लोज नहीं हुआ तो सिर्फ ईएमएफ आएगा। ठीक है, फिर करंट फ्लो नहीं करता ओपन सर्किट में। तो इस तरह से आप ये रिलेशन ले सकते हो इसमें। नाउ phi2 इज इक्वल टू mi, ठीक है, जैसे सेल्फ इंडक्शन में करा था, सेल्फ इंडक्टेंस में। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एम क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस की तरह ही है, तभी इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करा गया। ठीक है, अगर यहां पर करंट की वैल्यू, मतलब जो प्राइमरी कॉइल में करंट है वो 1 एम्पियर फ्लो करे, तो इस केस में फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल किसके इक्वल हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यूनिट निकालने हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के, तो कैसे निकाल लेंगे, m इज इक्वल टू phi2 अपॉन I1। ठीक है, phi2 और I1, 2 और 1 से आप काफी कुछ समझ सकते हो यहाँ पे। चलो, phi की वेबर होते हैं, करंट के एम्पियर, वेबर पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, ठीक है, आया ये समझ में। इसके बाद phi2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, mi1। यहां से ईएमएफ कितना होगा, डी बाई डी टी, डी फाई होता है ना यहाँ पर, डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर क्या लेंगे, phi2, phi2 की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर,
M I1, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। अब क्या हो जाएगा, M बाहर आ जाएगा, di1 अपॉन dt, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इफ di by dt इज इक्वल टू रेट ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड कर दिया जाए, तो क्या होगा, इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये था आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का आर्टिकल, जो आपको सेल्फ इंडक्टेंस की तरह ही करना है, बस उसमें एक कॉइल होती है जो खुद के अंदर ही क्या करती है, करंट अपोजिट करंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, दूसरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। चलो आगे करते हैं, अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। हर कुछ नहीं समझ में आता है तो बेटा बीच में ही पूछ ला करो, पूरा आर्टिकल देखो दोबारा करना पड़ता है, टाइम खराब हो जाता है इसमें। चलो नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर पेयर ऑफ कंसेंट्रिक कॉइल्स। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल आपका आ रहा है वो आ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जस्ट अ मिनट। टू कंसेंट्रिक कॉइल्स के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है। कंसेंट्रिक कॉइल्स का मतलब क्या, जिनके रेडियस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दो कॉइल बनानी है और उनके डिफरेंट रेडियस होंगे, एक कम और एक ज्यादा। एक कॉइल के अंदर आप करंट फ्लो करेंगे और दूसरी के अंदर अपने आप करंट इंड्यूस्ड होगा। यही पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्टेंस में। चलो तो यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये ले लीजिए, एक डायग्राम बना लिया ये कॉइल का। सपोज इसका रेडियस ले लिया आपने R2, ठीक है। दिस इज कॉइल 2। एक दूसरी कॉइल बनाइए, इस तरह से करंट I1 फ्लो करवा दीजिए इसमें से और नेमिंग कर दीजिए इसकी कॉइल 1। इसका भी रेडियस ले लीजिए, ये रेडियस ले लिया आपने इसका R1, इसका रेडियस R2, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके अंदर एक ही चीज का ध्यान रखना आपने, जिसमें से करंट फ्लो करते हैं उसको प्राइमरी कॉइल बोलेंगे आप, और दूसरी जिसमें इंड्यूस करवाना है उसको सेकेंडरी। दूसरी बात, जो ये प्राइमरी कॉइल है ये आपको जो बड़ा रेडियस, ज्यादा रेडियस है उसका ही लेना। पहली बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो ये, इस करंट से इसके ऊपर करंट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हो तो देखो तब तो आएगा नहीं, क्यों, करंट कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, फ्लक्स भी कांस्टेंट। लेकिन अगर आपने I1 की वैल्यू को कम ज्यादा किया तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा, तब इसे क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। दूसरी बात, अगर मैं करंट इसमें ले लूं तो इसके ऊपर भी करंट इंड्यूस्ड होगा। और बात आ जाए अगर म्यूचुअल इंडक्शन की, म्यूचुअल इंडक्शन 1 पर 2 की वजह से इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन 2 पर 1 की वजह से इक्वल होते हैं। यानी कि आप इधर से या उधर से, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन इजी जो रहेगा हमारे लिए, इजी ट्रिक क्या कहती है कि जो ये आपका रेडियस ज्यादा है इसमें आप करंट को लीजिए और जो स्मॉलर वन है उसके ऊपर क्या करें, म्यूचुअल इंडक्शन निकाल ले, तो इजी ट्रिक रहेगा। इससे उसके ऊपर क्या हो जाता है,
थोड़ा मुश्किल पड़ता है, जिसकी वजह से आप वो वाला केस नहीं करते। तो कौन सा केस करेंगे? बिगर वन का। बिगर वन में I1 लेंगे और फिर कॉइल 2 पर म्यूचुअल इंडक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, गॉट इट? तो करें स्टार्ट। चलो, सबसे पहली बात, करंट I1 से कांस्टेंट का केस तो लेना नहीं है, वेरिएबल का ही लेना है। करंट I1 वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके चारों तरफ। देख सकते हो, ये रूल आपको पता ही है। करंट की डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बाहर की तरफ आएगा। यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सर्कल में से भी पास करेंगी और यहाँ पर क्या बना देंगी? फ्लक्स। यहाँ पर क्या बना देगी? फ्लक्स बना देगी। ठीक है, फाई बना देगी, फ्लक्स। ओके, तो ड्यू टू करंट I1, नोट कर लीजिए, पॉइंट्स में बना देता हूं मैं इसको। ड्यू टू करंट I1, मैग्नेटिक फील्ड B is produced। करंट I1 से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? B जनरेट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये सर्कल है, करंट I घूम रहा है, रेडियस R1 है, तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप निकाल सकते हो इसकी। एंड द वैल्यू ऑफ B at the center of coil 1, coil 1 के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? पता है फार्मूला? सर्कल के केस में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन यस R1 रेडियस। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरी बात, ये I1 ये 2 वाले पर फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो इस फ्लक्स को आप ऐसे मत छोड़ दो। क्या ले लो? देखो I1 फाई 2 ऐसे कर रहे थे आप पहले, तो फाई 2। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा जो टारगेट रहेगा? वो फाई 2 के ऊपर रहेगा, फ्लक्स ऑन कॉइल 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई 2? सेकेंड स्टेप में आप फाई 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। फाई को निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पता है आपको। ठीक है, सेम होंगे ना एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, ये देखिए बाहर की तरफ, और इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा? बाहर की तरफ। ये भी क्या होगा? बाहर की तरफ। दोनों में कितना एंगल? 0 डिग्री। तो आप लिख सकते हो BA कोस 0 डिग्री क्या आ जाएगा? BA। ठीक है, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जितना था। A क्या है? एरिया किसका? कॉइल 2 का। लिख लो एरिया ऑफ A ऑफ कॉइल 2। पुट करिए वैल्यू, फाई 2 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये तो इसी ने बनाया था ना मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 1 ने, I1 ने। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R1। एंड एरिया ए किसका? कॉइल 2 का चलेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या फार्मूला होगा एरिया का? पाई आर 2 स्क्वायर, पाई आर 2 स्क्वायर। ओके, चलो सोल्व करते हैं इसको। 2 2 जा 4, पाई से पाई कैंसर। क्या आ गया यहां से? क्या आ गया यहां से? म्यू नॉट अपॉन 2R1, और क्या बचा? देखो यहाँ पे I1 लेना था, करंट तो I1 है ना। देखो I1, I तो है ही नहीं यहाँ पर, I1 लिया गया। तो पाई R2 स्क्वायर, ये जो I1 है इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये आ गया आपके पास क्या? फ्लक्स फाई 2। ठीक है, बट वी नो दैट फाई 2 किसके इक्वल होता है? MI1। अभी इससे पहले बताया आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का आर्टिकल। जो फाई 2 है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन द प्राइमरी कॉइल होता है। तो यहाँ पे करंट इन द प्राइमरी कॉइल I1 है,
और ये m है, ये phi2 है। यही चीज यहाँ पर आई हुई है, phi2 इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, सेम। कंपेयर कर लो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से कंपेयर करिए। कंपेयर करेंगे तो phi2 से phi2 खत्म, i1 से i1 खत्म, बचा m। m किसके इक्वल होगा, लिख दीजिए यहाँ पे, m इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2r1 पाई r2 स्क्वायर, i1 खत्म कर दिया है। दिस इज योर रिजल्ट। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। टेक इट स्क्रीनशॉट। 2 स्टेप में ही हो गया, अगर ये चीजें आपको पता है, डायरेक्शन वगैरह वगैरह लेंगे आती है तो करिए नोट। इसके अंदर आप लिख सकते हो R1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन R2। ये जरूरी है, R1 वाला लेना पड़ेगा आपको करंट के लिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। म्यूचुअल इंडक्शन सेम रहेगा, इससे इसके ऊपर लीजिए या इससे इसके ऊपर। बस यहाँ पर अगर छोटे वाले पे लेते हैं तो बड़े वाले कॉइल पे फ्लक्स निकालना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए बड़े वाले से छोटे वाले पर लीजिए कि इसमें तो सारा फ्लक्स इसके अंदर से ही जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। क्या है आर्टिकल, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएक्सियल भी बोल सकते हैं ना इसको, कोएक्सियल म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू, उसमें कौन सा इंटर थे, इसमें टू लॉन्ग कोएक्सियल, भाई एक ही एक्सिस पर सोलेनॉइड। समझना इस चीज को कि दो सोलेनॉइड है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट रेडियाई, उनके रेडियस लेंथ सेम लेंगे और रेडियस अलग अलग लेंगे उसमें। तो करते हैं इसको कैसे। सबसे पहले एक सोलेनॉइड बनाइए, रेडियस कम का बनाएंगे आप इसको, छोटा रेडियस होगा इसका। ठीक है, अब एक दूसरा सोलेनॉइड बनाएंगे, लेकिन उसका जो रेडियस होगा वो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्सिस सेम ही रखेंगे आप। इस तरह से एक्सिस सेम ही रखेंगे आप इसको। अब बात आ जाती है कि इसमें से रेडियस, देखो ग्रीन वाला रेडियस है और रेड वाला। तो ग्रीन वाले को जो मैं उसका रेडियस ले रहा हूं वो ले रहा हूं R1, ठीक है, कॉमा नंबर ऑफ टर्न्स ले रहा हूं मैं इसकी N1, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो आप इसके अपॉन में L को थोड़ा इमेजिनरी बनाकर लिख सकते हो, N1 अपॉन L, या फिर N अपॉन L लिख लो इसको। ठीक है, जिसकी वैल्यू आप N1 लेते थे। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए तो आपको कैपिटल N1 निकालना पड़ेगा,
यानी कि उसको लेंथ से डिवाइड करके। सोलेनोइड में ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया सोलेनोइड के केस में कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में इतने टर्न है, तो पूरी लेंथ में कितने होंगे, एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको N1 की वैल्यू मिलती थी, है ना। इस तरह से निकालते थे ना आप, N1 इंटू एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता होनी चाहिए। फिर जितनी मर्जी लंबी लेंथ हो आप उसको उससे मल्टीप्लाई करके सिंपल उस सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, रेड कलर जो ये लॉन्ग बड़े वाला सोलेनोइड है, इसका रेडियस ले लिया आपने R2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2, ये भी ऐसे लेंगे, बट इसके अंदर N2 अपॉन L लगेगा फार्मूला, ठीक है। उसके बाद जो इसकी लेंथ है सोलेनोइड की जो लेंथ है दोनों की सेम, कैपिटल L। इस तरह से आप ये ड्रॉ कर लीजिए, रेडियस कम है, इसका ज्यादा है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स उसके नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग लिए गए हैं, N1 N2, किसी ज्यादा हो सकते हैं किसी कम हो सकते हैं, ठीक है। करंट फ्लो करेगा बड़े वाले में से, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राइमरी कोयल कौन सी लेंगे आप, इसमें प्राइमरी कौन सा लेंगे, रेड कलर, और सेकेंडरी कौन सा लेंगे, प्राइमरी कोयल रेड कलर की ले लीजिए, और सेकेंडरी कोयल कौन सी लेंगे आप, ग्रीन कलर वाली, यानी कि जिसका रेडियस कम है, सेकेंडरी कोयल 2, और करंट किस में से पास करा है, प्राइमरी कोयल में से। तो अब आपको पता है कि जब प्राइमरी कोयल सोलेनोइड में से इस तरह से करंट पास होगा तो सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, यू नो वेरी वेल, वो इसके अंदर होता है, सोलेनोइड के होलो अंदर होता है, और अंदर भी कैसा होता है, पैरेलल लाइंस की टर्म, कैसा होता है, पैरेलल लाइन की टर्म, ठीक है। आप देख सकते हो जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई गई है, ये ग्रीन कलर के सोलेनोइड के अंदर से भी, होलो पार्ट में से भी क्या होगा, पास करेगा। करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स सेम रहेगा, लेकिन अगर करंट की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करा जाए तो जो ग्रीन कलर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है वो क्या होंगी, कम ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से फ्लक्स वेरी करेगा, चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज होने से क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ये बात किसने बताई थी, फैराडे ने बताई थी, है ना। तो अब आप करेंगे इसमें सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट नोट करिए, सबसे पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड 1 या कोयल 1 या प्राइमरी कोयल 1, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड D inside solenoid 2 या कोयल 2 भी कह सकते हो, ओ सॉरी, कोयल सोलेनोइड 1 लिखोगे, प्राइमरी कोयल की बात हो रही है, इनसाइड सोलेनोइड ड्यू टू करंट, कौन सा करंट, I1 किस में है, सोलेनोइड 1 में ही है, या प्राइमरी कोयल भी कह सकते हो, ठीक है। कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट करा था आपने सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, वैल्यू थी क्या आएगी यहाँ पे, म्यू नॉट N1 I1, लेकिन यहाँ पर जो ये N1 था ये देखने में गलती मत करना, ये N1 का मतलब N अपॉन L होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये देखने में ऐसा है, वैसे क्या होता है ये N अपॉन L। तो इस केस में, यहाँ वाले केस में ये होता है, और डाल के लिख लो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड 2 भी क्या होगा, अंदर से जा रहा है ये सारा का सारा, ठीक है, तो इसके अंदर से भी क्या होगा, सेम ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। सोलेनोइड 2 के अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
जैसे उसमें लिया था, सेंटर दोनों का सेम था कंसेंट्रिक सर्कल का, उसका सेंटर भी सेम, उसका सेंटर भी सेम, दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने म्यू नॉट 2 पाई आई अपॉन 4 पाई आर ये लिया था, ठीक है। R1 लिया था सेकंड वाले के लिए भी, तो सोलेनोइड 2 के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट N1 I1। चलो ये तो बात ठीक है, लेकिन फ्लक्स अलग होगा। देखो फ्लक्स अलग होगा, ये ज्यादा बड़ा रेडियस का सोलेनोइड है φ1, और जो ये ग्रीन वाला है इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, φ2, ठीक है। और φ2 कैसे निकाला जाता है, B इंटू एरिया लेकर, मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों में है, ये इंटू एरिया। चलो इसको मैं रेड कलर से करता हूं, यहाँ पे भी फ्लक्स निकाला जा सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया कौन सा, रेड वाला। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया कौन सा, ग्रीन वाला। अब बात आ जाती है ग्रीन का एरिया कैसे लेंगे, सर्कल, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, एक सर्कल का एरिया लेना आता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है, R1, R1 स्क्वायर। दिस इज ग्रीन कलर एरिया, ठीक है, छोटे वाले सोलेनोइड का, इसका साइज कम है। ऊपर वाले का अगर एरिया लेना पड़ जाए तो पाई R2 स्क्वायर लेंगे आप, ठीक है, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़नी, एरिया इसका लेना है, ठीक है। चलो यहाँ पे सोलेनोइड 2 की बात आ रही है, सोलेनोइड 2 पर फ्लक्स कितना होगा, φ2, कितना होगा, φ2। फार्मूला बी ए, वही बात, बी डॉट ए कोस थीटा कोस 0 डिग्री हो जाएगा, है ना, कोस 0 डिग्री कोस 0 डिग्री 1। लेकिन यहाँ पर जो ये एरिया है ये सिर्फ एक सर्कल का, मेरे को तो पूरे सोलेनोइड का एरिया चाहिए, पूरे सोलेनोइड का एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बी डॉट ए, ये एक सर्कल का एरिया होगा, इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स, ग्रीन वाले के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1, N1 बता देंगे, ठीक है। अब पूरे सोलेनोइड का आ गया। चलो एक सर्कल का कितना होगा फ्लक्स, बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट N1 I1, एरिया कितना है, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। यहां तक R1 है R2 है, R1 लिया R2, सॉरी यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, ये सारे 1 1 ले रहा था मैं, बड़ी कमी रह गई यहाँ पर, ये सब 1 1 करिए बेटा, क्योंकि हम प्राइमरी कोयल को 1 से ले रहे हैं, रेड कलर में से करंट पास कर रहे हैं ना, ये सब 1 1 लेना पड़ेगा, ये सब क्या करना पड़ेगा, 2 2 लेना पड़ेगा। करिए R2 N2 N2, देखो ये φ2 लिया था, R2, ये यहाँ से पता लग जाता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R2 स्क्वायर। अब बात आ जाती है N2 की, ये भी क्या लेना पड़ेगा, 2। देखो जहां पर मेरे से कमी रही है वहां पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है, आप ये उल्टे पुल्टे मत ले लेना। N2, N2 की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल N2 इंटू L, तो यहाँ पे लगा दीजिए N2। देखो ये हमें ऐसे पता लगता है कि एक N1 आ गया था तो दूसरे वाला कहाँ गया, दूसरे वाला N1 नहीं आना चाहिए, N1 N2 ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा क्रैमिंग होती है, ठीक है। देखो ये गलत ले लिए थे ना हमने, 1 1 ले रहे थे जब हम यहाँ पर, रेड वालों को 1 1 से लेना था, उसको 2 2 से लेना। तो नाउ सॉल्व इट, φ2 इज इक्वल टू, I1 को रखिए साइड में और बाकी सारी टर्म ऐसे लगा दीजिए, म्यू नॉट N1 N2 L पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, लगा दिया, गुड। नाउ वी नो दैट φ2 इज इक्वल टू MI1, पता है ये आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस से निकालना था ये आपने। तो कंपेयर करिए,
इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से बाय कंपेयरिंग phi 2 I1 बचा क्या, ये था किसके, m के। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, म्यू नॉट n1 n2 l पाई square. This is your final result. This is the mutual inductance due to two long coaxial solenoid. Take its screenshot. तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट नाम दे दिया था इसको, जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड लेना है। सेकंड पॉइंट में फ्लक्स को लेना है। तो दो ही स्टेप इसमें बनते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में थे, दो ही स्टेप इसमें ध्यान रखने। पहले मैग्नेटिक फील्ड लीजिए I1 से, सेकंड में फ्लक्स लीजिए। ठीक है, करिए इसको। इसके अंदर भी आप देख सकते हो हमने कौन सा रेडियस ज्यादा लिया है, R1 इज ग्रेटर देन R2 लिया। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, चलो इसके बाद लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इज AC जनरेटर ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद हमारा चलेगा अल्टरनेटिंग करंट। देखो अभी तक आप EMI पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद क्या रहेगा आपका चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और यहाँ तक ही कोर्स है जो आपका किसमें आना है, सितंबर एग्जाम में आना है। तो ध्यान रखना इसका। यूनिट 4 तक अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो यूनिट 5 का सिर्फ नोट्स आपको दे